नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का बेहद ही खास कार्यक्रम हिस्ट्री रिविजिटेड। मौत एक शाश्वत सत्य है, लेकिन कुछ मौतें ऐसी होती हैं जिस पर रहस्य का कफन लिपटा होता है। नेताजी की मौत का रहस्य भारतीय राजनीति के लंबे समय तक चलने वाला विवाद है। दशकों से भारतवासी जानना चाहते हैं कि आखिर सुभाष चंद्र बोस को क्या हुआ था। क्या नेताजी एक विमान दुर्घटना में मारे गए थे, या रूस में उनका अंत हुआ, या फिर 1985 तक वह गुमनामी बाबा बनकर उत्तर प्रदेश में रहे। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान हादसे में नेताजी की कथित मौत का सच जानने के लिए तीन आयोग बनाए गए, लेकिन हर जांच में कुछ न कुछ ऐसा आया जिसने नेताजी की मौत की गुत्थी को सुलझाने की बजाय और उलझा दिया। इतना लंबा अरसा बीत जाने के बावजूद लोग यह मानने को तैयार नहीं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस विमान दुर्घटना में ही मारे गए थे। कईयों का यह भी मानना है कि आजादी के बाद भी नेताजी काफी दिनों तक जीवित रहे और गुमनामी में अपनी जिंदगी बिताते रहे। इसके अलावा भी नेताजी को लेकर ढेरों कहानियां हैं, सैकड़ों अफसाने हैं। आखिर क्या है सुभाष चंद्र बोस की मौत का सच? क्या उनकी मौत एक हादसा थी, एक साजिश, या फिर महज सियासत का एक सामान? इस प्रश्न के जवाब के लिए हमें इतिहास की गहराइयों में उतरने की जरूरत है और तथ्यों से जुड़ी रिपोर्ट्स को खंगालने की भी आवश्यकता, जिसके लिए हमने नेताजी से जुड़ी कुछ किताबें, इंडियाज बिगेस्ट कवर अप और हिज मैजेस्टी अपोनेंट के सहारे नेताजी की मौत की रहस्य गाथा को समझने की कोशिश की और फिर सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसी कहानी के जरिए जिसे इतनी विस्तारता से पहले कभी भी नहीं दिखाया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थीं, जिनमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। अपने सभी भाइयों में से सुभाष को सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र से था। नेताजी की प्रारंभिक पढ़ाई कटक के कॉलेजिएट स्कूल में हुई। तत्पश्चात उनकी शिक्षा कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च में कॉलेज में हुई। बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए उनके माता पिता ने उनको इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। अंग्रेजी शासनकाल में भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत ही कठिन था, किंतु उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। 1921 में भारत में बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों का समाचार पाकर बोस ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और शीघ्र भारत लौट आए। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों से सहमत नहीं थे। वास्तव में महात्मा गांधी ही उदार दल का नेतृत्व कर रहे थे, वही सुभाष चंद्र बोस जोशीले क्रांतिकारी दल के प्रिय थे। गांधी के लिए अहिंसा परम धर्म है, चाहे इस धर्म के धारण में हमें स्वराज की चाह को छोड़ना ही क्यों ना पड़े। बोस सहमत नहीं थे। उनके अनुसार अहिंसा और सत्याग्रह मंजिल नहीं, केवल रास्ते थे जिनको समय और जरूरतों के अनुसार बदला जा सकता था, क्योंकि एकमात्र लक्ष्य था स्वराज यानी विदेशी अधिकार से पूर्ण आजादी। दरअसल गांधी और बोस के संबंध कभी घनिष्ठ रहे ही नहीं। सन 1921 में इन दोनों की पहली मुलाकात मुंबई के मणि भवन में हुई थी। भारत के तत्कालीन राजनीति में सबसे बड़े नेता से करीब 28 साल छोटे सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आजादी दिलाने की गांधी की योजनाओं को अस्पष्ट करार दे दिया था। आईसीएस छोड़कर लंदन से लौटे जोशीले नौजवान को गांधी की सलाह थी कि वह चित्तरंजन दास से मिलकर इस मसले को गहराई से समझने की कोशिश करे। फिर भी गांधी से बोस के मतभेद हमेशा बने रहे। अगले 20 वर्षों तक चाहे वह जेल में रहे या यूरोप में, उन्होंने गांधी की नीतियों का विरोध खुलकर किया। चाहे वह भगत सिंह को फांसी का मसला हो, भारत को संभावित राज्य का दर्जा देने की बात हो, आधुनिक औद्योगिकरण की जरूरत का मसला हो, अंतर्दलीय प्रजातंत्र की बात हो, या फिर कोई और मुद्दा, बोस की निडरता जग जाहिर थी। बोस ने कहा था, गांधीवादी मुझे नहीं अपनाएंगे और मैं कठपुतली नेता नहीं बनना चाहता हूं। हुआ भी कुछ ऐसा ही। उनके विरोधियों ने उनका पीछा तब तक नहीं छोड़ा जब तक उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी नहीं छोड़ दिया। पार्टी के अंदर रहते हुए फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के उनके फैसले ने शीर्ष नेताओं को ज्यादा खुश नहीं किया। उनसे बंगाल कांग्रेस के नेतृत्व का हक भी छीन लिया गया और पार्टी में अगले 3 सालों तक कोई भी चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी। ऐसा लगता था जैसे कांग्रेस ब्रिटिश सत्ता नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ मोर्चा खोले खड़ी हो। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक कॉलम की रिपोर्ट का शीर्षक था, अनुशासनहीनता के चलते सुभाष चंद्र बोस को मिली कड़ी सजा। ऐसी रिपोर्ट को पढ़कर बोस के चेहरे पर चोट खाई हुई कड़ी में मुस्कुराहट फैल गई।
इस बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। बोस का मानना था कि अंग्रेजों के दुश्मन से मिलकर ही आज़ादी हासिल की जा सकती है। सन 1940 आते आते सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक करियर समाप्ति के कगार पर था। इंडिया बिगेस्ट कवर अप के अनुसार 43 वर्षीय इस नेता के बारे में एक गांधीवादी ने खुलेआम कहा, गांधी के विरोधी कभी राजनीतिक तौर पर पनप नहीं सकते। जिनके बाद बोस को एक नए मंच की जरूरत थी, उन्होंने ये मंच खोज लिया। यह मंच बना उस समय का नाजीवादी जर्मनी। मुझे भारत की आज़ादी चाहिए का मंत्र लिए अपनी जान पर खेलकर बोस अंग्रेजों को झांसा देकर पहले अफगानिस्तान से मॉस्को और फिर रोम होते हुए बर्लिन पहुंचे। शायद ही कोई ऐसा नेता हो ने ऐसा साहस किया होगा। फिर नाजी जर्मनी की भूमि पर उदय हुआ भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले इस अभूतपूर्व सितारे का। सुभाष बाबू अब सेना नायक नेताजी बन गए। जर्मनी में ही उन्होंने आधुनिक भारत को दो सबसे बड़े तोहफे दिए, भारत का राष्ट्रीय नारा जय हिंद और भारत का राष्ट्रगान जन गण मन। हिटलर और उनके बड़े अफसर नेताजी के मुरीद हो चुके थे। मुसोलिनी की तरह हिटलर भी नेताजी की तरफ यूं खिंचे जैसे लोहा चुंबक की तरफ खिंचता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान की सहायता से बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई। बोस का कहना था, जॉर्ज वाशिंगटन ने अपनी सेना की सहायता से अमेरिका की आज़ादी हासिल की थी। इटली को आज़ादी दिलाने वाले गॉरिबल्डी के पास भी एक सेना थी। लेकिन इनकी उम्मीद तब बिखरती हुई दिखने लगी जब INA के सैनिकों को भारतीय सेना के सैनिकों के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। यह वह भारतीय सैनिक थे जो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। यह बात तब की है जब बंदी सैनिक खुद को भारत लाए जाने का इंतजार कर रहे थे। वह कैद में जरूर थे पर टूटे नहीं थे। उन्हें भारत लाकर उसी जगह पर सजा दी गई जहां झंडा फहराने की उन्होंने कभी कसम खाई थी, लाल किला। अंग्रेजों का पासा उल्टा पड़ गया। बोस की लड़ाई सही साबित हो चुकी थी। INA सैनिकों की बेइज्जती ने सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को ऐसा एकजुट किया कि स्वतंत्रता की शुरुआत से लेकर अब तक शायद ही एकता कभी ऐसी देखी गई होगी। तो आज हमने नेताजी के जीवन और महात्मा गांधी के साथ उनके संबंधों और INA के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका का विश्लेषण किया। हिस्ट्री रिविजिटेड के अगले भाग में आपको बताएंगे नेताजी की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए बनी जांच आयोग, गुमनामी बाबा का रहस्य और नेताजी से जुड़े कई तरह के मिथकों के बारे में। आज के लिए दे इजाजत और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहे। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।